स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम एक सिस्टम के अंदर हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो सिस्टम में क्या होता है, मैटर अंडर स्टडी, ठीक है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब ये मैटर जो है इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी है और इस स्पेसिफिक क्वांटिटी में एक खास एनर्जी है, ठीक है। इस मैटर की क्या है, खास एनर्जी होगी। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सिस्टम के अंदर दो टाइप्स की एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हम सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं। इनसाइड द सिस्टम जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इससे हमारा क्या मुराद होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन of molecules present in the system। जो सिस्टम की मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होगी। अब ये जो मोशन है ये आगे फर्दर 3 टाइप्स की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, इन मोशंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके सामने यहाँ पर हीलियम गैस के एटम्स हैं, ये मोनोटॉमिक हैं, तो यहाँ पर आप इनकी मोशन दे सकते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में है और रैंडमली मूव करें। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरह से अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन तो है, साथ ही वाइब्रेशनल मोशन भी है मॉलिक्यूल्स की। और इसी तरह से थर्ड टाइप है मोशन की, दैट इज रोटेशनल मोशन। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसकी एग्जांपल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है, बॉन्ड्स की वजह से वाइब्रेशनल मोशन भी है। अब यहाँ पर एक एक्सिस के अलोंग ये रोटेट भी कर रहे हैं, तो इसमें थर्ड टाइप की मोशन भी मौजूद है, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये तीनों टाइप्स की मोशन पोजेस करते हैं। इन तमाम टाइप्स की मोशन की वजह से एक सिस्टम की जो है वो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। Potential energy, students, that is due to the attractive forces present in the system। attractive forces की वजह से होंगी। अब स्टूडेंट्स, attractive forces की क्या टाइप्स हो सकती हैं कि हम किस तरह से कहेंगे कि potential energy of the system होगी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर वेंडर वॉल फोर्सेस होंगी, ये दोनों क्या हैं, इनको हम अट्रैक्टिव फोर्सेस काउंट करते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में भी जो एटम्स हैं वो बाउंड होते हैं। और वेंडर वॉल फोर्सेस ये भी क्या हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक सिस्टम में जो एनर्जी है उसकी दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर हमने इनकी एनर्जीज को डिटेल डिस्कस किया। अब हम इंटरनल एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे इसे प्रॉपरली, डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज in a system is called its internal energy। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल ई से डोनेट करते हैं, ये इसका सिंबल है। अब एक सिस्टम की खास इंटरनल एनर्जी होगी, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स अगर सिस्टम में कोई चेंज आता है जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो हम ये चेंज जरूर मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डोनेट करेंगे, डेल्टा ई से। डेल्टा ई का क्या मतलब है
कि जो फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी थी उसका डिफरेंस लेंगे इनिशियल स्टेट से, तो ये चेंज जो है ये मेजर किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। इंटरनल एनर्जी दैट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनके चेंज के लिए पाथ इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, यानी जो इंटरनल एनर्जी में ये जो चेंज आया है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये चेंज किस तरह से लाया जा सकता है, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम तभी मेजर कर सकते हैं जब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आए। अब ये चेंज लाने के लिए या तो सिस्टम के अंदर से हीट या आप कह लें कि एनर्जी जो है वो निकलनी चाहिए या ऐड होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर करने के कौन से तरीके हैं जिससे हम सिस्टम के अंदर या तो एनर्जी ऐड करवाएं या तो एनर्जी रिमूव हो, जिसकी वजह से चेंज आए और इस चेंज की बिना पर हम इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकें। जी स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफर एनर्जी है उसमें दो टाइप्स आती हैं हमारे पास। हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वर्क। इन दो तरीकों से क्या होता है कि सिस्टम में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो सकती है। आइए डिस्कस करते हैं कि हीट क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम हीट को डिफाइन करें, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस the boundary of a system during change in its state due to difference in temperature between system and surrounding is called heat. स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है हीट की, कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। अगर स्टूडेंट्स मैं ये आपके सामने एक सिस्टम ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, ये सिस्टम है और ये बाउंड्री है और आउटसाइड दिस इज सराउंडिंग। अब हीट की डेफिनेशन को देखें कि एनर्जी फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, कि कोई एनर्जी जो है वो सिस्टम की बाउंड्री से निकलकर सराउंडिंग में शामिल हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई चेंज आ रहा है। इस चेंज की वजह से एनर्जी जो है वो सिस्टम में से निकल के सराउंडिंग में शामिल हो रही है। और ऐसा कब होगा? जब डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी जब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम होगा और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, तो एनर्जी फ्लो किस तरह से करेगी? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी जब भी मूव करती है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जिसकी एनर्जी जो है वो लो हो, या आप कह लें कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो हाई है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? लो है। तो इस केस में हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट जो है वो फ्लो कर जाएगी। तो एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर हो रही इन द सिस्टम, या आप कह लें कि जो सिस्टम जो है वो ये हीट जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टूडेंट्स, हीट को हम डोनेट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू। ये इस तरह से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हीट जो है सिस्टम में से सराउंडिंग में ट्रेवल करेगी तो तब क्या होता है कि Q की वैल्यू जो होती है नेगेटिव आती है, और जब
हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम में शामिल हो तो फिर Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आती है। ये आपने स्टूडेंट बात याद रखनी है कि जब सिस्टम से हीट फ्लो कर जाए इन द सराउंडिंग तब वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एड अप हो जाए तो Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने कहा था वर्क डन, सॉरी वर्क बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक सिस्टम लिया जाए और उसके ऊपर हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इस सिस्टम में चेंज आएगा, ये पिस्टन जो है ये मूव कर जाएगी और इस फोर्स की वजह से सिस्टम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज D। ये इसका इनिशियल स्टेट थी और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये फाइनल स्टेट आई। आपने देखा फोर्स अप्लाई करने से सिस्टम के अंदर एक चेंज आया कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है D। अब हम वर्क डन किस तरह से कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन G। यानी वर्क डन किसके इक्वल हुआ कि जो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट सिस्टम में आया उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर वर्क डन हो गया। स्टूडेंट्स वर्क को हम W से डिनोट करेंगे और इसको हम मेजर किस में करते हैं, जाउल्स में। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है, जाउल्स, और ये J से डोनेट किया जाता है। स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म के वर्क डन हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहा। इसी तरह से स्टूडेंट्स वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर फोर्स जो है वो प्रेशर की सूरत में होगी और यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिस्प्लेसमेंट से हमने रिप्लेस किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम के वर्क डन में एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि वर्क की वैल्यू जो है वो कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक सिस्टम है, यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब डाइल्यूट HCl डाला तो केमिकल चेंज की वजह से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंज आया है। पहले इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 था और केमिकल चेंज आने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया है, V2 हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा V। यहाँ पर हम इस वर्क डन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी, अब इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम में चेंज आने की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं, आपके सामने ये एग्जांपल है, ये गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है। अब हमने जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारा क्या है, सिस्टम है। अब हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम करवाएंगे, कैसे, कंप्रेशन ऑफ गैस, हम प्रेशर इंक्रीज करवाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैस है, तो वहां पे वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जिसमें कंप्रेशन ऑफ गैस हमने डिस्कस किया है, तो तब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस करना है और इनका रिलेशन भी मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। आइए डिफाइन करते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी can neither be created
nor be destroyed it may change from one form to another form of energy. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस. बेसिकली होता क्या है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है. जो एनर्जी हम चेंज को करने के लिए सप्लाई करते हैं वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में फर्दर चेंज हो जाती है लेकिन कंजर्व रहती है. जितनी एनर्जी हम सिस्टम में चेंज लाने के लिए सप्लाई करते हैं उतनी ही एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो जाती है. एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ वाटर की लाइसिस के लिए 286.4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर फॉर्म करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. तो आप एक केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो थर्मोडायनेमिक्स में के केस में हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें सिस्टम और सराउंडिंग की वो हमेशा कंजर्व रहती है. आइए एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सिस्टम है. इस सिस्टम के ऊपर जो है वो मूवेबल पिस्टन है. सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज अ गैस. इसकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी जिसे हम E1 कह रहे हैं इनिशियल स्टेट पे. आइए स्टूडेंट अब इसको हीट सप्लाई करते हैं. हीट सप्लाई करने का क्या मकसद है कि हम यहाँ पर एनर्जी को सिस्टम में एड अप करवा रहे हैं ताकि कोई चेंज अकर हो. ठीक है, अब ये एनर्जी जो है ये सिस्टम में क्या चेंज लेकर आई है कि इसने वॉल्यूम चेंज किया है. गैस जो हुई है वो एक्सपैंड हो गई है. इनिशियल वॉल्यूम V1 था और अब आप देख सकते हैं कि हीटिंग से क्या हुआ है कि वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया. तो स्टूडेंट्स अगर Q इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ये कहाँ इस्तेमाल हुई? चेंज इन वॉल्यूम. इट्स मीन कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. तो हमने देखा कि जो सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की थी वो चेंज इन वॉल्यूम यानी वर्क डन के लिए इस्तेमाल हुई, और बाकी जो एनर्जी थी वो कहाँ इस्तेमाल हुई? जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, हम इसे डेल्टा E कह सकते हैं. इट्स मीन कि एनर्जी कंजर्व रही. अगर हम इन दोनों का सम ले तो ये हीट सप्लाइड के इक्वल आएगा. अब स्टूडेंट्स अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस वर्क डन. के यहां पर Q क्या है? दैट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम. इसी तरह से W इज द वर्क डन और डेल्टा E क्या है? दैट इज द इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W इज द वर्क डन. अब अगर हम वर्क डन, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन ले कि हमारे पास जो सिस्टम है, अब यहाँ पर जो पिस्टन है दैट इज नॉट मूवेबल, ये फिक्स्ड है. अब हमने सिस्टम को हीट करना स्टार्ट किया. सिस्टम हीट करने से क्या हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. सिस्टम को हीट करने से वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है. आइए देखते हैं कि हमने देखा कि व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो फिर क्या होगा? डेल्टा V 0 हो जाएगा. जब डेल्टा V 0 हुआ है तो फिर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर
इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस 0, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। वी का यहाँ पर मकसद है कि जब हम हीट सप्लाई करें सिस्टम को, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो तब तमाम की तमाम हीट सप्लाई है वो कहाँ यूटिलाइज होगी, इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब चेंज इन द वॉल्यूम आएगा तो तब इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, हीट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस वर्क डन। और हमने बात की थी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की हमने बात की कि फिजिकल चेंज आए या केमिकल चेंज आए, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।